बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे। ये 2017 का पेपर है, तो पेपर में क्लियर नहीं था तो इसलिए मैंने हैंड राइटिंग के जरिए लिख लिया और अभी हम इससे पढ़ेंगे और इसे डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। So first MCQs है, the upper respiratory tract end at which level? So upper respiratory tract किस लेवल पर end होता है? So upper respiratory tract में हमारे पास आता है nose, pharynx and larynx और lower respiratory tract में हमारे पास आता है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड लंग्स। सो इससे हमें पता चलता है कि नोज है, पेरिंग्स है और उसके बाद जो लेरिंग्स है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आता है और ट्रेकिया हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लेरिंग्स पे खत्म होता है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लेरिंजियल कार्टिलेज अफेक्ट्स द पोजीशन एंड टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड? सो कौन सा कार्टिलेज है जो वोकल कॉर्ड की पोजीशन और टेंशन को अफेक्ट करता है? एपिग्लोटिस, एरिटिनाइड, थायराइड, क्राइकाइड कार्टिलेज। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, एरिटिनाइड। एरिटिनाइड हमारे पास इस तरह एक ट्रायंगुलर शेप का कार्टिलेज होता है और इधर इसके साथ वोकल जो कॉर्ड होता है वो अटैच होता है। सो जब इस कार्टिलेज की पोजीशन चेंज होती है तो ये वोकल कॉर्ड की पोजीशन और टेंशन को चेंज करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एरिटिनाइड कार्टिलेज, जो एक अनपेयर कार्टिलेज है। तो the open part of C-shaped tracheal cartilage basically aids। so जो C-shaped cartilage है जो ट्रेकिया में है उसका काम क्या है? inhalation, exhalation, swallowing, both A and B। so ये किस चीज में मदद देता है? ये C-shaped जो कार्टिलेज होता है, तो ये हमारे पास ये जो ट्रेकिया है वो आगे होता है और इसमें सी शेप के कार्टिलेज होते हैं और ट्रेकिया के पोस्टीरियर साइड पे एसोपेगस होता है। जब भी हम खाना खाते हैं और खाने का नवाला लेते हैं तो इस एसोपेगस के जरिए आता है और अगर नवाला बड़ा हो तो वो एसोपेगस बैक साइड की तरफ जो फ्रंट साइड है ट्रेकिया की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। तो इधर ये कार्टिलेज सी शेप का है और इधर इसके साथ क्या होता है? सामने से गोश होता है, इधर गोश होता है। तो जब ये नवाला हम लेते हैं तो ये एसोपेगस पीछे की तरफ एक्सटेंड होता है, तो इसके लिए जगह बचती है क्योंकि ये सी शेप कार्टिलेज है, पुल कवर कार्टिलेज नहीं है। अगर पुल कवर होता तो अगर इस तरह ये पुल कवर होता तो मतलब फिर नवाला जो ये एसोपेगस के पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं होता और नवाला इधर फंस जाता। सही है। तो ये सी शेप कार्टिलेज किस चीज में मदद देता है? ये सी शेप कार्टिलेज हमारे पास स्वॉल्विंग में मदद देता है। जब भी हम खाना खाते हैं और नवाला बड़ा हो तो ये एसोपेगस पीछे की तरफ एक्सटेंड होता है क्योंकि पीछे कार्टिलेज सी शेप है तो जगह खाली है, इधर मसल होता है तो ये इजीली एक्सटेंड हो जाता है। तो ये स्वॉल्विंग में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 4, trachea divides into bronchi at which level of thoracic vertebra? So fourth, fifth, sixth और 7। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ। ट्रेकिया हमारे पास इस तरह डिवाइड होती है ब्रोंकाई में लेफ्ट एंड राइट। तो ये हमारे पास जो रीजन होता है जहाँ ये डिवाइड होती है उसे हम वो हमारे पास कौन से वर्टेब्रा के सामने होती है? फिफ्थ वर्टेब्रा के सामने, फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा के सामने। सो फिफ्थ है, the sensitive area associated with triggering a cup reflex is A, right bronchus, left bronchus, larynx, D है कैरिना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैरिना। कैरिना एक सेंसिटिव पार्ट है जो हमारे पास ये ट्रेकिया है और ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकस है, तो इधर ये जो रीजन होता है इसे हम कैरिना कहते हैं। ये एक सेंसिटिव पार्ट है, जब भी कोई पार्टिकल इसके साथ टच होता है सही है तो ये कप्स जनरेट करता है। तो कैरिना एक सेंसिटिव एरिया है जो कफ जनरेट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट हाउ मेनी कार्टिलेज? A 3, B 6, C 9, D 12। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 9। लेरिंग्स में हमारे पास 9 कार्टिलेज होते हैं। 3 लार्ज होते हैं जो अनपेयर फॉर्म में होते हैं जिसमें थायराइड, क्राइकाइड एंड एपिग्लोटिस आते हैं और 3 स्मॉल होते हैं जो पेयर फॉर्म में होते हैं जो इरिटिनाइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। सो इस तरह 6 जमा 3 9। सो टोटल हमारे पास लेरिंग्स में 9 कार्टिलेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द हाइलम ऑफ द लंग्स इज लोकेटेड ऑन विच वन पल्मोनरी सरफेस? A, costal,
B mediastinal, C apical and D basal. So the correct option is mediastinal. जो मीडियल सरफेस होता है उसमें ये हाइलम मौजूद होता है। 8 gaseous exchange occur through which cell of the lungs? So 1 है type 1, B है type 2, C dust cell, D all of them. So इसमें करेक्ट ऑप्शन है type 1। जो लंग्स में जो एल्वेलाई होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 सेल। जो टाइप 1 सेल है वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज में मदद देते हैं, और जो टाइप 2 सेल होते हैं वो हमारे पास सर्फेक्टेंट को रिलीज करता है। सही है, तो ये दोनों के फंक्शन है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है टाइप 1 जो गैसेस एक्सचेंज में मदद देते हैं। नंबर 9 है all of the following are inspiratory muscles except A diaphragm, B scalene, C internal intercostal, D external intercostal. So the correct option is C internal intercostal। ये inspiratory muscle नहीं है, ये expiratory जो expiration है उसमें मदद करता है। 10 है the distal end of bronchial tree is termed as A terminal bronchiole, B primary bronchi, C secondary bronchi और D tertiary bronchi। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है A terminal bronchiole। क्वेश्चन नंबर 11 the term mucociliary escalator in the bronchial tree is referred to A tracheal cartilage, B bronchial cartilage, C ciliated epithelial cell, D alveolar sac। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ciliated epithelial cell। एस्केलेटर किसे कहते हैं? एस्केलेटर हमारे पास अगर आप बड़े शॉपिंग मॉल में गए हो तो जो एस्केलेटर होता है मतलब एक बंदा एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाता है तो एस्केलेटर के जरिए ऊपर चढ़ता है। तो ये जो सिलिएटेड सेल होते हैं ये भी एस्केलेटर की तरह काम करते हैं। इधर सीलिया के सेल होते हैं जो ब्रोंकाई है या जो ट्रिकिया है उन सारों में सीलिया के सेल होते हैं, तो जो भी पार्टिकल ऊपर से आते हैं तो ये उसे ऊपर की तरफ पुश करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ उसे पुश करते हैं। तो इस तरह ये इस एस्केलेटर काम करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। 12 है the amount of air normally inhale or exhale with one breath is termed is A residual volume, B inspiratory reserve volume, C expiratory reserve volume, D tidal volume। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है tidal volume। और tidal volume कितना होता है? tidal volume हमारे पास 500 ml होता है, इसे भी याद रखें। Maximum amount of air expired after a maximum inspiratory effort is referred to A inspiratory capacity, B expiratory capacity, C vital capacity, D functional residual capacity। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है vital capacity। और vital capacity टोटल हमारे पास 4700 ml होती है, इसे भी याद रखें। Question number 14 total lung capacity in milliliter is about A 3000 milliliter, B 4000 milliliter, C 5000 milliliter, D 6000 milliliter। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है D 6000 milliliter टोटल लंग की कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 which percent of the renal filtrate is contributed to form urine? A 1%, B 25%, C 50%, D 99%। सो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फिल्ट्रेशन रेट होती है हमारे पास एवरेज 125 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से फिल्ट्रेशन रेट होती है। 125 मिलीलीटर फिल्टर होता है 1 मिनट में और उसमें से 124 मिलीलीटर पर मिनट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वापस रीएब्जॉर्ब होता है। सिर्फ 1% हमारे पास, सिर्फ 1 मिलीलीटर हमारे पास जो फिल्ट्रेट होता है वो यूरिन में चला जाता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें 1 मिलीलीटर के हिसाब से तो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए 1%।
क्योंकि 1 मिलीलीटर यूरिन में चला गया तो हमारे पास 1% आया और 99% हमारे पास जो फिल्ट्रेट था वो वापस रीएब्जॉर्ब हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 1%। क्वेश्चन नंबर 16, an adult glomerular filtration rate in milliliter per minute is A 25, B 75, C 95, D 125। So the correct option is 125 milliliter। मैंने आपको ऊपर बताया 125 milliliter per minute glomerular filtration rate होता है एडल्ट में। क्वेश्चन नंबर 17, net filtration pressure in mmHg which is responsible for filtration process in kidney is about A 10 mmHg, B 20 mmHg, C 30 mmHg, D 40 mmHg। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है उसका वो है A 10 mmHg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following pressure constitute blood collider osmotic pressure? So A 10 mmHg, B 15 mmHg, C 30 mmHg, D 55 mmHg। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 30 mmHg। क्वेश्चन नंबर 19, calcitonin is responsible for the regulation of which of the following nutrient? A calcium, B sodium, C पोटाशियम, D मैग्नीशियम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैल्शियम। कैल्सिटोनिन हमारे पास एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करवाता है। जब हमारे पास बोन में हमारे पास कैल्शियम कम हो जाता है तो कैल्सिटोनिन सीक्रेट होता है और ये कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है ब्लड से बोन में। सही है, ये हमारे पास कैल्सिटोनिन वो हार्मोन है जो कैल्शियम की रेगुलेशन करता है। 20, क्वेश्चन नंबर 20, collecting duct drain urine into which of the following structure? So A minor calyx, B papillary duct, C renal pelvis, D collecting duct। So जो collecting duct है वो यूरिन को ड्रेन करता है पेपिलरी डक्ट में। अगर इसका सीक्वेंस हम देखें तो पहले जो हमारे पास फिल्ट्रेशन होती है तो पहले फ्लूइड आता है बोमेन कैप्सूल में, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनली, फिर इस तरह कलेक्टिंग डक्ट से फिर पेपिलरी डक्ट से फिर माइनर कैलिसिस, फिर माइनर कैलिसिस से मेजर कैलिसिस और फिर मेजर कैलिसिस से पेल्विस और पेल्विस से यूरेटर और यूरेटर से ब्लेडर और ब्लेडर से यूरिथ्रा और फिर बाहर आ जाता है। तो ये हमारे पास पूरा सीक्वेंस है। सो कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरिन किधर जाता है? पेपिलरी डक्ट में। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is renal parenchyma? A efferent arteriole, B efferent arteriole, C nephron, D collecting ducts। सो पेरेन्काइमा किसे कहते हैं? पेरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शनल पार्ट को कहते हैं। जो नेफ्रॉन है वो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। सो हमारे पास रीनल पेरेन्काइमा क्या है? नेफ्रॉन। सो करेक्ट ऑप्शन इज C नेफ्रॉन। Question number 22, the wall of the efferent in efferent arteriole contain A juxtaglomerular cell, B macula densa, C principal cell, D intercalated cell। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है juxtaglomerular cell। ये हमारे पास वो सेल होते हैं जो रेनिन सीक्रेट करवाता है और ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following renal cell responsive to antidiuretic hormone? A intercalated cell, B principal cell, C juxtaglomerular cell, D mesangial cell। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है B प्रिंसिपल सेल। ये सेल हमारे पास एंटीडायरेटिक हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिव होता है और एंटीडायरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रिंसिपल सेल। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following are associated with regulating blood pressure? A juxtaglomerular cell, B macula densa, C intercalated cell, D both A and B। जिस तरह मैंने पहले बताया कि juxtaglomerular सेल एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे रेनिन कहते हैं और रेनिन हमारे पास ब्लड प्रेशर
में मदद करता है। सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। सही है, ये ब्लड प्रेशर को जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 25, द एवरेज कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमन बीइंग इज अबाउट ए 400 मिलीलीटर, बी 800 milliliter, C 1200 milliliter, D 1600 milliliter. So the correct option is A 400 milliliter. Question number 26. The purpose of Rogi in the urinary bladder is to A protect bladder, B allow expansion, C churn urine, D discourage stone formation. So the correct option is allow expansion. ये ब्लैडर को एक्सपेंड होने में मदद देते हैं। 27. Kidneys are located in between A 9th to 12th thoracic vertebra, B 12th thoracic vertebra and 3rd lumbar vertebra, C 1st and 4th lumbar vertebra, D 3rd and 4th sacral vertebra. So हमारे पास जो किडनी होता है वो 12th thoracic and 3rd lumbar vertebra के दरमियान में होता है। So correct option is a B. Question number 28. All of the following are properties of neuron except A secretion, B amitotic, C slow metabolic rate, D conductivity. So जो correct option है वो है slow metabolic rate। बाकी सारी न्यूरॉन की प्रॉपर्टीज है, सिर्फ स्लो मेटाबॉलिक रेट हमारे पास न्यूरॉन की प्रॉपर्टी नहीं है। न्यूरॉन की हाई मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर्टी है, स्लो नहीं है। सही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। Question number 29. A single nerve fiber in a nerve bundle is surrounded by A endoneurium, B epineurium, C perineurium, D none of these. So single nerve fiber के ऊपर जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं एंडोन्यूरियम, और जब बंडल ऑफ नर्व फाइबर के ऊपर जो लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिन्यूरियम। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है एंडोन्यूरियम, जो एक सिंगल नर्व फाइबर के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 30. इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर विच सेल्स आर इन्वॉल्व, ए एस्ट्रोसाइट, बी ओलिगोडेंड्रोसाइट, सी माइक्रोग्लियल सेल, डी एपेंडाइमल सेल। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31. Which cell form myelin sheath in central nervous system? So A oligodendrocyte, B Schwann cell, C ependymal cell, D both A and B. So correct option है oligodendrocyte। oligodendrocyte सेल हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास Schwann सेल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास Schwann सेल क्या बनाती है, माइलिन शीट। ये डिफरेंशिएट करो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट Schwann सेल बनाती है। ये से याद रखें। सो करेक्ट ऑप्शन है इधर ओलिगोडेंड्रोसाइट। 32. Which cell are responsible for the secretion of cerebrospinal fluid in the brain? सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सिक्रीशन के लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ए ओलिगोडेंड्रोसाइट, बी माइक्रोग्लियल सेल, सी एपेंडाइमल सेल, डी ऑल ऑफ देम। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी एपेंडाइमल सेल। क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटर न्यूरॉन, ए सिंपैथेटिक, बी पैरासिम्पैथेटिक, सी एफेरेंट, डी बोथ ए एंड बी। सो बोथ ए एंड बी इज द correct option. Question number 34. A bundle of nerve axons in the central nervous system is referred to A tract, B nerve, C nucleus, D ganglion. So इसका जो correct option है वो है tract. Bundle of nerve axon, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बंडल ऑफ नर्व एक्सॉन होते हैं तो उसे हम ट्रैक कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब बंडल ऑफ नर्व एक्सॉन होते हैं तो उसे हम कहते हैं नर्व। इसे याद रखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसे हम ट्रैक कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसे हम नर्व्स कहते हैं। तो ये डिफरेंशिएट भी आप याद रखें एमसीक्यूज के लिए। क्वेश्चन नंबर 35. A cluster of cell body in the peripheral nervous system
is known as A. nucleus, B. ganglion, C. gray matter, D. white matter. So correct option है ganglion. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी को हम गैंग्लियन कहते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी को हम न्यूक्लियाई कहते हैं। सही है। हमारे पास जब क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है तो उसे हम कहते हैं गैंग्लियन, और जब क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई। ये डिफरेंशिएट भी आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखें। बस इधर तक वीडियो 35 तक हमने इस वीडियो में पढ़ लिए, फिर आगे हम दूसरे वीडियो में 70 तक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।